नमस्कार दोस्तों, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सभी एग्ज़ाम्स की निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है। वर्तमान में जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये आपका सीजी सेट और यूजीसी नेट की फ्री क्लासेस दी जा रही है दोस्तों। इसके साथ ही साथ आपको अन्य विषय और अन्य एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करवाई जा रही है, जैसे कि आपका शिक्षक भर्ती छत्तीसगढ़ में होने वाली है, जिसका आपका एग्ज़ाम डेट है 11 अक्टूबर, 25 अक्टूबर और आपका 29 नवंबर को, ठीक है? असिस्टेंट टीचर, टीचर और आपका लेक्चरर का। इसके बाद हम लोग साथ ही साथ आपका जो आपका सब इंस्पेक्टर का मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, उसकी भी तैयारी यहाँ पे करवाई जा रही है, ठीक है? तो जितने भी एग्ज़ाम्स यहाँ पर अपने स्टेट में छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से होते हैं, उसकी हम यहाँ पर निःशुल्क तैयारी आप लोगों को देते हैं दोस्तों। तो जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो हमसे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और वीडियो यदि यदि आपको अच्छा लगता है, तो आप लाइक ज़रूर से करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा एक मनोबल बढ़ता है दोस्तों। इसलिए लाइक ज़रूर से कर देंगे दोस्तों आप लोग, ठीक है? यहाँ हम लोग सीजी सेट के लिए डेली आप लोगों के लिए न्यू कंटेंट लेके आ रहे हैं, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार है। आप सभी को पता है कि यहाँ पर पेपर 1 की निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है। और पेपर 1 में जो दोस्तों आपका कितने यूनिट्स हैं, पहले भी बता चुका हूँ। यूनिट्स आपके 10 हैं दोस्तों। हमने पहला यूनिट कंप्लीट कर लिया है, यूनिट 1 आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? दूसरा यूनिट हम लोग स्टार्ट कर लिए हैं, यूनिट 2, और इसकी थ्योरी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज इसी यूनिट 2 पे हम लोग दोस्तों आपका क्लास नंबर 9 जो है, क्लास नंबर 9, ये हम इस पे थोड़ा थ्योरी के बाद एमसीक्यू करेंगे आज, ठीक है? पहला हमने क्लास नंबर 8 में थ्योरी पढ़ा था दोस्तों, यूनिट 2 का, जिसमें हमने रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ा था। उसी के आधार पर आज हम यहाँ पर कुछ प्रश्नों को डील करेंगे दोस्तों, ठीक है? और धीरे-धीरे इसी प्रकार आपका सिलेबस कंप्लीट होता चलेगा। थ्योरी और एमसीक्यू के माध्यम से हर एक चीज़ें यहाँ पे आपको कराई जा रही हैं दोस्तों। कुछ चीज़ें आपको थ्योरी में बताई जा रही हैं, कुछ चीज़ें आपका एमसीक्यू में बताई जा रही हैं, और एमसीक्यू में भी जो आपको समझाया जा रहा है दोस्तों, वो भी एक थ्योरी का ही रूप है। इसलिए ध्यान से पढ़िएगा और हर एक सेशन ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि हर एक सेशन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है? और जिन्हें भी पीडीएफ नोट्स यदि अभी बाय करना है दोस्तों, तो हमें व्हाट्सअप करें 8962530503। जिन्हें भी ये नोट्स चाहिए, है ना, उसके लिए क्या करेंगे आप लोग, मैसेज करेंगे व्हाट्सअप, ठीक है? व्हाट्सअप करेंगे इस नंबर पर और उन लोग नोट्स खरीद सकते हैं, ठीक है? बहुत ही नॉमिनल फीस है दोस्तों। इस आपके नोट्स में क्या-क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। जो थ्योरी की क्लासेस चल रही हैं वो पूरे रहेंगे, जो एमसीक्यू क्लासेस चल रही हैं वो रहेंगी आपकी। साथ ही साथ आपका एग्ज़ाम में जो सिलेबस दिया हुआ है पेपर 1 का, तो पेपर 1 का जो सिलेबस है उसी के आधार पर वन लाइनर भी दिया जाएगा। और आपके जैसे सिलेबस लास्ट में कंप्लीट जैसे होगा, तो 5 टेस्ट पेपर भी देंगे, जो कि आपका फुल लेंथ होगा दोस्तों, ठीक है? तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराएँगे। आप लोग व्हाट्सअप करिएगा, और व्हाट्सअप इस नंबर पे करना है 8962530503। तो आप लोगों को ये सभी चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों। अभी तक 500 से अधिक लोगों ने हमारे नोट्स परचेस किए हैं, और सभी बहुत ही स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। स्मार्ट वर्क कहने का मतलब है, अभी मेरा लेसन या लेक्चर आप देख रहे हैं, इसका नोट्स वो नहीं बना रहे हैं। वो लोग डायरेक्टली नोट्स ले रहे हैं, या तो मोबाइल में डायरेक्ट पढ़ रहे हैं या प्रिंट निकाल रहे हैं, और उसके बाद वो अपना बार-बार रिवीजन करते चल रहे हैं, अपना टाइम सेविंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पेपर 2 पे भी ज़्यादा फोकस करना है। तो पेपर 1 का नोट्स मैं आपको यहाँ पे पूरा प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, आपको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? नोट्स लिखेंगे तो आपका समय काफ़ी जाएगा, 1-2 घंटा, 2 घंटा हर दिन आप लिखते रहेंगे। और यदि आप नोट्स ले लेते हैं, तो उसको क्या करेंगे, बार-बार रिवीजन भी कर सकते हैं, है ना? क्योंकि आने वाले दिनों में आपके 40 टू 50 यहाँ पे क्लासेस हो जाएंगी दोस्तों। और 40-50 क्लासेस मतलब आपको, आप देखे होंगे मेरा जितना भी वीडियो है वो हर 1 घंटे का रहता है लगभग। 1 घंटे का मैं वीडियो आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। लेंथ काफ़ी लंबी हो जाती है, अदरवाइज़ मैं इसको और बढ़ाता है दोस्तों। 1 आवर का वीडियो दे रहा हूँ, मतलब 40-50 घंटे का आपको नोट्स लिखना पड़ेगा। इसलिए बेटर ऑप्शन ये है, जो ले सकते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो पीडीएफ खरीद लें, और खरीदने के बाद वो हाइलाइट करके पढ़ते चलें, और साथ ही साथ जो आपको एमसीक्यू दिया जा रहा है उसको भी वो प्रैक्टिस करते रहें, है ना? क्योंकि रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। आज का जो एमसीक्यू क्लासेस है उसको देखते हैं दोस्तों, ठीक है? देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, जो आपका है, शोध अर्थात रिसर्च। रिसर्च की मुख्य विशेषता क्या होती है? मुख्य विशेषता की बात कर रहा है किसका, आपका रिसर्च का दोस्तों। देखिए, आज का जो ये सेशन है एमसीक्यू का, इसमें हम लोग थोड़ा साधारण प्रश्न देखेंगे। इसके बाद थोड़ा लेवल बढ़ाते जाएगा, मॉडरेट लेवल आएगा, फिर आपका असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, है ना, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आएंगे, लेवल अप बढ़ते जाएगा, हाई लेवल आ जाएगा थोड़ा, ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोग ईजी टू मॉडरेट, देन मॉडरेट टू हाई लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है?
और ध्यान रखिएगा, परीक्षा में कब सरल प्रश्न पूछ ले, कब कठिन प्रश्न पूछा है, कब घुमा के प्रश्न पूछ रहा है, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि आप सभी को पता है। मान लीजिए 100 नंबर का या 100 प्रश्न है आपका, तो उसमें 30% जो है आपका क्वेश्चन वो ईजी रहता है, 30% आपका मॉडरेट रहता है, और 30% आपका जो है लगभग टफ रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें आपकी बैलेंस रहती हैं एग्जाम में। कोई भी आप एग्जाम का पेपर उठाएंगे, चाहे वो आपका CGPSC का हो, CGF का हो, रेलवे का हो, किसी का भी हो, तो सब एग्जाम में लगभग 30 से 35% ना आपका इजी पूछा जाता है। 30 से 35% के आपके आसपास मॉडरेट लेवल का रहता है। ठीक है, और लगभग 30 to 35 क्वेश्चन या रिमेनिंग जो पोर्शन है वो आपका थोड़ा टफ बना दिया जाता है। इसका वेटेज थोड़ा कम भी हो सकता है, टफ वाला। तो हम लोग सब टाइप के क्वेश्चन देखते चलेंगे अपने सेशंस में, है ना। तो इसलिए सभी सेशन इंपॉर्टेंट है, इसे देखिएगा जरूर। प्रश्न है शोध। शोध अर्थात रिसर्च। रिसर्च की यहाँ पे मुख्य विशेषता क्या है? देखिए, ऑप्शन है केवल वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, केवल सिद्धांतिक होना चाहिए, प्रिंसिपल बेस्ड, या फिर वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए और अनुभवजन्य होना चाहिए, या केवल आपका सब्जेक्टिव होना चाहिए। देखिए, मैं आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, लास्ट वीडियो में क्लास नंबर 8 में बताया था, शोध रिसर्च जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपका वैज्ञानिक नियम पर आधारित होती है। इस पे साइंटिफिक जो लॉज होते हैं, साइंटिफिक नियम होते हैं, उसके ऊपर बेस्ड रहता है। इसमें आपका पूर्वाग्रह मुक्त होना, जैसे वस्तुनिष्ठता, और साथ ही साथ एक निश्चित चरणबद्ध प्रक्रिया का पालन करना, जिसको बोलते हैं व्यवस्थित रूप, है ना, सिक्वेंशियल, और एक आपका वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें क्या होना चाहिए, वास्तविक डेटा या अनुभव जो होते हैं, है ना, डेटा होता है और साथ ही साथ अनुभव पर आधारित होना चाहिए, जिसे बोलते हैं हम लोग अनुभवजन्य, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दोस्तों सही होगा। ये तीनों ही क्या है, बहुत अनिवार्य है आपका, वस्तुनिष्ठता, व्यवस्थित और अनुभवजन्य। ठीक है, अन्य ऑप्शन भी सही है, लेकिन उसमें क्या लगा हुआ है दोस्तों, सिर्फ केवल। तो केवल से यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ पर बोला है कि मुख्य विशेषता कौन कौन सी है, क्या है, तो वस्तुनिष्ठता, व्यवस्थित और अनुभवजन्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मौलिक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान अर्थात फंडामेंटल रिसर्च, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मौलिक अनुसंधान, फंडामेंटल रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न है। किसी तत्काल समस्या का समाधान करना, किसी विशिष्ट कार्यक्रम का मूल्यांकन करना, या प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, या मौजूदा ज्ञान में वृद्धि करना और सिद्धांतों का निर्माण करना। देखिए, मौलिक अर्थात क्या होता है आपका, बुनियादी, फाउंडेशन। ठीक है, तो मौलिक जो आपका अनुसंधान है, जो फाउंडेशन रिसर्च है, इसका प्राथमिक उद्देश्य किसी भी आपके तात्कालिक जो समस्या है उसको हल करना नहीं होता। समझ रहे हैं, मतलब करंट में जो आपको इश्यू आया है या आपको प्रॉब्लम आ गया है, उसको हल करना नहीं होता है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य है कि ज्ञान के भंडार को क्या करना है, बढ़ाना है दोस्तों। नए सिद्धांतों का क्या करना है, प्रतिपादन करना, और प्रकृति या मानव व्यवहार के नियम को समझना होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। क्या, मौजूदा ज्ञान में वृद्धि करना और सिद्धांतों का निर्माण करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्शन रिसर्च। ठीक है, इसका उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? इस सभी चीज़ों को मैं आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया हूँ, उसी के आधार पर यहाँ पे क्वेश्चन में करा रहा हूँ, ताकि आपने यदि नहीं पढ़ा है या आपने पढ़ लिया है तो आपको कितना उसका बोध हो गया, कितना उसका ज्ञान हो गया, कितना उसका समझ हो गया, ये यहाँ पर देखा जा रहा है कि आपने उसे समझा कि नहीं। और नहीं समझा तो एक बार फिर से वो वीडियो देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि मैं हर क्वेश्चन में आपको डिटेलिंग करता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन को समझ के अनुसार बनाना है। क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। एक्शन रिसर्च की बात कर रहा है, ठीक है। और इसी जो मैं आपको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको बढ़ा रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन कैसे भी आए, जटिल आए या कैसे भी घुमा करके आए, कूट वाले आए, कैसे भी आए, तो अपना अगर बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो आपसे हर क्वेश्चन बन जाएगा। यदि आपको समझ है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपसे हर एक क्वेश्चन बनेंगे वहाँ पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक्शन रिसर्च का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? एक्शन रिसर्च मतलब क्रियात्मक अनुसंधान। ऑप्शन है समान सिद्धांतों को विकसित करने के लिए, अतीत की घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए, तत्काल व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए, या जनसंख्या के बड़े हिस्से का सर्वेक्षण करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, तत्काल व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए। मैंने आपको लास्ट में बताया था एक्शन। एक्शन कब लेंगे अपन अचानक से, जब अपने पास तत्काल कुछ समस्या आ जाएगी। तत्काल मतलब एकदम सामने, समझ रहे हैं। इमरजेंसी, इमरजेंसी आया तो हमको क्या करना है, एक्शन, एक्शन मोड में आ जाना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर तो पहला ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, देखिए आपका जो एक्शन रिसर्च है, जिसको बोलते हैं क्रियात्मक अनुसंधान, ये एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है, जिसका उपयोग किसी स्थानीय
या आपकी वर्तमान समस्या का तुरंत समाधान खोजने के लिए किया जाता है। तुरंत समाधान करने के लिए हम लोग किसका उपयोग कर रहे हैं? एक्शन रिसर्च। जबकि यहाँ पर हम लोगों ने देखा फंडामेंटल रिसर्च इसलिए था मौजूदा ज्ञान में वृद्धि करना और नए सिद्धांत का निर्माण करना। ठीक है, ठीक। और एक्शन रिसर्च क्या है? एक्शन तब आएगा जब तत्कालिक व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना, मतलब जिसका उपयोग किसी स्थानीय या जो वर्तमान समस्या का तुरंत समाधान खोजने के लिए किया जाता है, वो आपका एक्शन रिसर्च है। जैसे किसी कक्षा या आपका मान लीजिए विद्यालय है ना, कक्षा, कॉलेज या विद्यालय हो गया, में वहाँ शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान आने वाली जो आपकी तुरंत प्रॉब्लम आ जाती है, तत्कालिक समस्या, उसका निवारण के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक्शन रिसर्च करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रत्यक्षवाद, जिसको बोलते हैं पॉजिटिविटिज्म। ठीक है, इसका दृष्टिकोण शोध में मुख्य रूप से किस पर जोर देता है? पॉजिटिविटिज्म का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन और मापन पर, व्यक्तिगत भावनाओं और अंतर्ज्ञान पर, केवल गुणात्मक व्याख्याओं पर, या धार्मिक और दार्शनिक अटकलों पर? प्रत्यक्षवाद अर्थात पॉजिटिविटिज्म क्या होता है दोस्तों? लास्ट लेक्चर में आपको बताया था मैंने। प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविटिज्म, ये एक वैज्ञानिक दर्शन है ना, जो मानता है कि केवल वही ज्ञान सत्य है या मान्य है जिसे प्रत्यक्ष रूप से हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। ये व्यक्तिगत भावना या अंतर्ज्ञान को शोध को आधार नहीं मानता। ठीक है, वो पोस्ट पॉजिटिविटिज्म था, आपको पढ़ाया हूँ मैंने। देखिए सभी लोग थ्योरी करते रहते हैं ना कि सर थ्योरी लाइए, थ्योरी लेक्चर लाइए। मैं थ्योरी में आपको ना बहुत सारी बातें बता देता हूँ और इस एमसीक्यू सेशन में भी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ। अभी भी जैसे काफ़ी लोगों ने 400 से अधिक लोगों ने आपका यहाँ पर पीडीएफ नोट्स परचेस किया, उसमें उन लोग कहते हैं कि सर थ्योरी और क्लासेस दीजिए करके। देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो यहाँ पर आपको जो एमसीक्यू में भी करा रहा हूँ, तो वहाँ पर आपका क्या हो रहा है दोस्तों? आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ रहा है। थ्योरी में भी आपको नॉलेज ही मिलेगा और मैं जो यहाँ पे समझा रहा हूँ वो भी आपको नॉलेज ही मिलेगा। और मैं आपका जो यहाँ पे क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो ऐसे क्वेश्चंस को चयन कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ जो यूजीसी नेट या आपके अदर स्टेट के सेट में आए हुए हैं, वह प्रश्नों को यहाँ पे मैं कराते भी चल रहा हूँ अपने इस एमसीक्यू सेशन में। तो पीवाईक्यू एमसीक्यू इसमें मर्ज है दोस्तों, दोनों चीज़ों को इसमें मर्ज किया गया है। चाहे तो क्वेश्चन निकाल के देख सकते हैं, है ना। 3-4 बुक का यहाँ पे मैं आप लोगों को निचोड़ पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, तो इसीलिए डेली यहाँ पर मैं अपडेटेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है प्रत्यक्षवाद जो पॉजिटिविटीज में, मैं बता दिया पॉजिटिविटीज में क्या कर रहा है दोस्तों, जो लाइव जो आपका सामने है ना, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण समझ रहा है ना, प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और मापन, ये सब चीजें करने वाला जो चीज है वो आपका प्रत्यक्षवाद। पॉजिटिविटीज्म का दृष्टिकोण मुख्य रूप से किस पर जोर है? आपका अवलोकन और मेजरमेंट पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। ठीक है, पॉजिटिविटिज्म का सिद्धांत एक प्रकार से आपका, आपने इतिहास पढ़ा होगा, उसमें आपने चारवाक के बारे में पढ़ा होगा दोस्तों, चारवाक की नीति, है ना, जिन्होंने कहा था उधार लेके भी घी खाओ। ठीक है, तो ये क्या है ना, प्रत्यक्ष प्रैक्टिकलिटी पे भी बिलीव करते थे। ये भी क्या है, प्रत्यक्षवाद पर ही मुख्य आपका इनका फोकस था दोस्तों। और इस चारवाक के जो आपके प्रसिद्ध जो प्राचीन भौतिकवादी आपके दार्शनिक जो थे, है ना, इन्होंने आपका लोकायत, इन्हें आपका लोकायत भी कहा जाता है। अभी ये आपका ये प्रश्न देखने को मिलेगा दोस्तों, जो अभी एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट का भी लैब टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था, उसमें ये प्रश्न आया हुआ था कि लोकायत से संबंधित कौन है, तो आपका चारवाक जी थे। ठीक है, चारवाक जो आपके मुख्य सिद्धांत है, जो इनके आपके वेद, ईश्वर, आत्मा, अमरता, पुनर्जन्म और कर्म को तो पूरी तरह से क्या करता था, नकारते थे। पुनर्जन्म नहीं होता, भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, आत्मा, अमरता, कर्मकांड, ये सब चीज़ों को नकारात्मक था। इनके अनुसार केवल 4 ही मूल तत्व थे, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। आकाश को तत्व नहीं मानते थे और ये प्रत्यक्ष प्रमाण ही एकमात्र सत्य है, ये कहते थे। तो ये पॉजिटिविटिज्म की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, चलिए ये हिस्ट्री घुस गया बीच में। बाकी जिन्हें इतिहास पढ़ना होगा, जिन्हें अन्य विषय पढ़ने होंगे, जैसे कि आपका भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, संविधान हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, सीडीपी हो गया, मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस तो ऑलरेडी चल ही रही हैं। तो ये सभी चीज़ों को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सभी चीज़ें हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो जिसे भी पढ़ना है वो कमेंट करके पढ़ सकते हैं दोस्तों कि हमें क्या चीज़ें पढ़नी है। और साथ ही साथ आपका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। हर विषय से संबंधित प्लेलिस्ट बनाए, चाहे वो छत्तीसगढ़ ही क्यों ना हो। छत्तीसगढ़ का भी एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें पूरा छत्तीसगढ़ को कराया जा रहा है दोस्तों। तो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे निःशुल्क मिल रही हैं, उसका लाभ उठाइए दोस्तों, है ना। चलिए अगला प्रश्न है उत्तर प्रत्यक्षवादी, जिसको बोलते हैं पोस्ट पॉजिटिविटिज्म दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अभी बताया मैं आपको पॉजिटिविटिज्म क्या है, जो प्रत्यक्ष को प्रमाण मान रहा है। पोस्ट पॉजिटिविटिज्म क्या है? ये मानता है कि वास्तविकता पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव है। यह शोध में केवल मात्रात्मक विधियों का समर्थन करता है,
ये मानवीय मूल्यों और पूर्वाग्रहों को नकारता है, या फिर ये मानता है कि वास्तविकता को केवल अपूर्ण रूप से संभावित प्रोबेबिलिटी के आधार पर समझा जा सकता है। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका? ऑप्शन नंबर डी ही सही इसका आंसर होगा, है ना। ये मानता है कि वास्तविकता को केवल अपूर्ण रूप से और संभाव्यता प्रोबेबिलिटी के आधार पर ही समझा जा सकता है। उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या है दोस्तों? पोस्टमॉर्टम में मानता क्या है कि एक निश्चित वास्तविकता रियलिटी अस्तित्व है, ठीक है। फिर भी इंसानी जो आपकी मान लीजिए कमियां हैं और जो शोध है इसकी सीमाओं के कारण इसे पूरी तरह से 100% जो है सटीक रूप से नहीं जाना जा सकता। इसलिए ये निश्चित दावों के बजाय संभाव्यता, पोस्ट पॉसिबिलिटीज में मतलब कि आपको प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, संभाव्यता की बात कर रहा है, उस पर भरोसा करता है। ये प्रत्यक्षवाद की पूर्णतः ऑब्जेक्टिविटी होने का दावा करता है, दावा नहीं करता, ऑब्जेक्टिविटी का दावा नहीं कर रहा है ना। प्रत्यक्षवाद का पूर्णतः वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होने का दावा कैसे करेगा? क्योंकि ये तो पूरा संभाव्यता पर डिपेंड कर रहा है, प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है दोस्तों। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, अन्य जो ऑप्शन है ये इसमें गलत होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रयोगात्मक अनुसंधान, जिसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, है ना। किस चर वेरिएबल में हेरफेर मैनिपुलेट किया जा सकता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में किस चर में हेरफेर मैनिपुलेशन किया जा सकता है? डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब कंट्रोल वेरिएबल या एक्सट्रेनियस वेरिएबल, आश्रित चर, स्वतंत्र चर, नियंत्रित चर या फिर बाह्य चर। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र चर, जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट आपका वेरिएबल्स। प्रयोगात्मक शोध में जो आपका शोधकर्ता प्रभाव देखने के लिए, जो आपका रिसर्चर है उसको प्रभाव देखने के लिए मुख्य कारण जो होते हैं या आपका जो इनपुट में बदलाव करता है, जिस चर में जो आपका शोधकर्ता स्वयं बदलाव या हेरफेर करता है उसे क्या बोलते हैं? स्वतंत्र चर। तो यहाँ पर आपका स्वतंत्र चर कौन है? आपके शोध आपका करने वाला जो व्यक्ति, जिसको बोलते हैं हम लोग शोधकर्ता, रिसर्चर, तो वो कौन है? आपका स्वतंत्र चर है, जिसने आपका जो डेटा हो गया, जो इनपुट है ना, या आपका जो उसका जो प्रोसेस होते हैं उसमें ये बदलाव करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और इसका प्रभाव जिस पर देखा जाता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? चर कहा जाता है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट है आपका रिसर्च हो गया, और जिस पर इफेक्ट देखने को मिला वो क्या कह रहा है दोस्तों? आपका आश्रित चर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होता है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों। नेक्स्ट करता हूँ। देखिए, अगर समझ में आ रहा हो, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक ज़रूर से करेंगे दोस्तों, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे मैं निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, तो उसका कुछ एडवांटेज दीजिए। आपके फीडबैक अच्छे आएंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, मैं आपको और अच्छे से यहाँ पे पढ़ाऊँगा, और अच्छे से आपको लिए क्लासेस लेके आऊँगा, कंटेंट्स भी लेके आऊँगा, ठीक है। देखिए, 2-3 चीज़ों का ही डिमांड करता हूँ मैं यहाँ पर। एक तो हो गया आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, अच्छा बढ़िया, ताकि हमें एक पॉजिटिव फीडबैक मिले। दूसरा मैं चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग दोस्तों, अभी बरसात का मौसम है तो आप लोग वृक्ष जरूर से लगाएं, जितना पेड़ लगा सकते हैं आप लोग लगाइए दोस्तों, ठीक है। पेड़ से पृथ्वी बचेगी, आपको पता है पानी का लेवल अच्छा रहेगा, वातावरण शुद्ध रहेगा। अभी देखिए, सरकार हो या अन्य कोई पर्सनली व्यक्ति भी हो, अपनी सुविधा के अनुसार है ना, हर चीज़ें टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहा है। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर बढ़ना ठीक है, चलो वो भी ज़रूरी है, पर अपना पर्यावरण, अपना एटमॉस्फेयर, अपना एनवायरनमेंट ये भी साफ़ और सुथरा और सही रखना ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति के पास आज के दिन में एक बाइक तो है ही है, और हर एक घर में भी शायद तक कि अब लगभग 60% 50% लोगों के पास गाड़ियाँ भी होने लगी, 4 व्हीलर्स वगैरह। तो इतना ज़्यादा आपका ऑटो व्हीकल्स जो है ना, वो बढ़ गया है। तो आपको जो पोल्यूशन है ना, CO2 बढ़ रहा है दोस्तों। हर घर में आजकल, हर कमरे में लोग AC लगा के रख रहे हैं, CFC बढ़ रहा है आपका। तो पूरा वातावरण जो है, वायु प्रदूषित हो रही है, पृथ्वी तबाह हो रही है। तो आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि आप एक पेड़ तो लगा सकते हैं एटलीस्ट, और अपने एक साथी को भी बोल सकते हैं कि आप भी एक पेड़ लगाइए, ठीक है। तो बस इतनी सी डिमांड है कि आप लोग पेड़ लगाइए दोस्तों, और साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सकता है पानी को भी बचाइए। जहाँ भी हैं आप, ठीक है, वहाँ पे पानी को बचाने का प्रयास करें और पेड़ लगाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्णनात्मक अनुसंधान, जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, है ना। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मुख्य कार्य क्या होता है? कारण और प्रभाव के संबंधों की खोज करना, भविष्य की घटनाओं का सटीक पूर्व अनुमान लगाना, या स्वतंत्र चरों में जानबूझ करके हेरफेर करना, या वर्तमान स्थिति या घटनाओं का व्यवस्थित और सटीक वर्णन करना। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, जो कि वर्तमान स्थिति या घटनाओं का व्यवस्थित और सटीक वर्णन करना। देखिए, लास्ट वीडियो में भी मैं आपको बताया था, जो वर्णनात्मक अनुसंधान है, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, है ना। इसका जो आपका प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि वर्तमान जो परिस्थिति है, जनसंख्या या जो घटना है, इसकी विशेषताओं को वह क्या है के रूप में बिना किसी बदलाव के जैसे कि सटीक जो आपका जानकारी है उसका वर्णन कर रही है ना। इसमें चरों में आपका कोई हेर फेर नहीं किया जाता, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है ये वर्तमान स्थिति
यह घटनाओं का व्यवस्थित और सटीक वर्णन करती है। ठीक है, वर्तमान स्थिति में जो आपकी घटनाएं घट रही हैं और उसका सही व्याख्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, व्यवस्थित आपको जानकारी दे रहे हैं, उसी को ही आपका क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। ऐतिहासिक अनुसंधान जिसको बोलते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में आंतरिक आलोचना जिसको बोलते हैं इंटरनल क्रिटिसिज्म का संबंध किससे है? ऐतिहासिक अनुसंधान हिस्टोरिकल रिसर्च में आंतरिक आलोचना इंटरनल क्रिटिसिज्म का संबंध किससे है? ऑप्शन है ऐतिहासिक साक्ष्य या दस्तावेजों की सामग्री की प्रामाणिकता और सत्यता की जांच करना। ऑप्शन बी दस्तावेज की भौतिक सामग्री जैसे कागज स्याही की जांच करना। ऑप्शन सी आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण करना। या ऑप्शन डी भविष्य के लिए नीतियां तैयार करना। किस चीज की बात कर रहे हैं? हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक अनुसंधान। देखिए क्या होता है ऐतिहासिक अनुसंधान, मैं पहले भी बताया आपको। ऐतिहासिक जो आपका शोध है, जो अनुसंधान है या रिसर्च है, इसमें दो तरह की आलोचना होती है। एक बाहरी आलोचना होती है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, हाँ, जिसमें दस्तावेज की जो भौतिक शुद्धता जैसे आपका कागज या आपका लेखक का जो समय हो गया, इसकी जांच की जाती है ना, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। जबकि जो आपका इंटरनल जो क्रिटिसिज्म होता है जिसको बोलते हैं आपका आंतरिक आलोचना, इसमें दस्तावेज के अंदर लिखी गई जो आपकी बातें या जो सामग्री की विश्वसनीयता और उसके अर्थ और उसकी जो सत्यता है ना, उसकी जांच करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पूछ रहे हैं आंतरिक आलोचना के बारे में, तो इसका सही उत्तर दोस्त होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऐतिहासिक साक्ष्य या दस्तावेजों की सामग्री की प्रामाणिकता, जो सामग्री है उसकी प्रामाणिकता और सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो ये आपका इंटरनल हो गया दोस्तों। और यदि प्रश्न करता कि एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल मतलब कि जो बाहर हो गया है ना, बाहर आलोचना जो है वो भौतिक सामग्री पे करते हैं, जैसे कि कागज हो गया, स्याही हो गया, लेखक का जो समय हो गया, वो इसमें आता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे बात कर रहा है दस्तावेजों की सामग्री की प्रामाणिकता और सत्यता जांच करना है, वो आपका इंटरनल होगा। ठीक है, अब देखिए सोचिए, मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट है, एक आपका ये पर नोट्स है, तो ये मटेरियल हो गया दोस्तों सिर्फ और सिर्फ। तो ये आपको अगर सिर्फ देखना है, मतलब कि है मौजूद है कि नहीं, तो ये आपका एक्सटर्नल में आ जाएगा, एक्सटर्नल रिसर्च। लेकिन इसमें क्या बातें लिखी गई हैं, ठीक है, क्या इसके अंदर कंटेंट है, इसकी प्रामाणिकता करना, इसकी सत्यता को जांच करना, ये आपका इंटरनल क्रिटिसिज्म का हिस्सा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्जातीय विज्ञान एंथ्रोपोग्राफी, इथनोग्राफी किस प्रकार के अनुसंधान का एक प्रमुख उदाहरण है? इथनोग्राफी, निर्जातीय विज्ञान, मात्रात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान। पहला वाला आपका क्वांटिटेटिव, दूसरा क्वालिटेटिव, तीसरा है प्रयोगात्मक अनुसंधान एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, या आपका डी सर्वेक्षण अनुसंधान जिसको बोलते हैं सर्वे रिसर्च। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं इथनोग्राफी का। देखिए निर्जातीय विज्ञान जो होता है आपका इथनोग्राफी, उसके लिए अंतर्गत जो है शोधकर्ता किसी विशिष्ट जो आपका संस्कृति या आपका जो समाज हो गया है ना, मानव के समूह के बीच रह कर उनके व्यवहार हो गया, उनका रीति रिवाज, उनका कल्चर, उनका जो है ना, वो सभी चीज़ों को अनुभव करता है गहराई से। इस अध्ययन करके वो जो जानकारी एकत्रित करता है, इसे ही आपका किसके अंतर्गत रख रहे हैं? इथनोग्राफी के अंतर्गत रख रहे हैं। क्योंकि इसमें आपका सांख्यिकीय आंकड़ों के बजाय इसका उपयोग कर रहे हैं दोस्तों, शब्द का कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, व्यवहार का विश्लेषण हो रहा है यहाँ पर। इसलिए ये क्या आपका क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है, गुणात्मक है ये, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गुणात्मक है क्योंकि वहाँ के गुण देखा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि वहाँ का क्या है आपका समूह समाज में रीति रिवाज देख रहे हैं, उनका जो ट्रेडिशन है, उनका कल्चर है, व्यवहार कैसा है, ये सभी क्वालिटेटिव का हिस्सा है दोस्तों, नॉट क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव कब होता है? जब उनके आपके स्टैटिक्स आंकड़ों के बजाय, मतलब आंकड़ों को देखते वहाँ पर, या उनकी जो जनसंख्या है उसको देखते वहाँ पे बीच में रह करके, तो वो क्वांटिटेटिव के अंतर्गत आता है। तो इथनोग्राफी कहने का मतलब है गुणात्मक। ठीक है, निर्जीतीय विज्ञान। नेक्स्ट है शोध प्रक्रिया, जो कि रिसर्च प्रोसेस का प्रथम चरण सामान्यतः कौन सा होता है? शोध प्रक्रिया रिसर्च प्रोसेस का प्रथम चरण कौन सा होता है? परिकल्पना तैयार करना, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। ऑप्शन बी शोध डिजाइन तैयार करना, रिसर्च का डिजाइन। या ऑप्शन सी डेटा का कलेक्शन करना, या शोध समस्या की पहचान और निर्माण करना। सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका डी, जिसमें लिखा है शोध की समस्या का पहचान करेंगे और निर्माण करेंगे, आइडेंटिफाइंग द रिसर्च ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, किसी भी आपका वैज्ञानिक शोध की शुरुआत कहाँ से होगी? हमेशा एक जो समस्या है ये प्रश्न से होगी, है ना। जब तक आपको समस्या, आप ये तय नहीं करेंगे कि आपका जो किस पर, आपको किस विषय पर या किस समस्या पर शोध करना है, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? तो पहला स्टेप पूछा है प्रथम चरण, तो वही आपका क्या है? समस्या की पहचान करना, कि आपका विषय की पहचान करना, ये होता है दोस्तों, है ना।
समस्या का पहचान करके आप हाइपोथेसिस करेंगे, परिकल्पना करेंगे, है ना, उसके बाद डेटा इकट्ठा करेंगे। ठीक है, आगे इस पे और भी प्रश्न करेंगे हम लोग, है ना। नेक्स्ट है आपका जो है शून्य परिकल्पना, जिसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। क्या दर्शाती है? चरों वेरिएबल्स के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर या संबंध नहीं। ऑप्शन बी, चरों के बीच एक सकारात्मक संबंध। ऑप्शन सी, शोधकर्ता का अनुमान हमेशा सही होता है। या ऑप्शन डी, डेटा संग्रह में कोई त्रुटि नहीं होती। आपका हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना क्या होता है दोस्तों? सूर्य परिकल्पना, शून्य शून्य परिकल्पना एक नकारात्मक दृष्टिकोण लेकर चलता है, याद रखेंगे। नेगेटिविटी उसका ऑब्जेक्टिव होता है ना। ये मानता है कि जिन दो या दो से अधिक चर होते हैं, है ना, उसका अध्ययन किया जा रहा है, उनके बीच वास्तविक रूप से कोई भी संबंध या अंतर नहीं होता। यदि कोई अंतर दिखता भी है तो वो क्या है? केवल संयोगवश है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस क्या मान रहा है? चरों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर या संबंध नहीं बता रहा है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। स्तरीकृत स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का उपयोग सबसे उपयोग होता है, सबसे उपयुक्त कब होता है? जब जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन बहुत छोटी और सजाति होमोजेनस हो। होमोजेनस मतलब एक समान हो, है ना। जब जनसंख्या विषम हेट्रोजेनस हो, है ना, विषम मतलब हेट्रोजेनस मतलब कि अलग अलग हो, और उसे विभिन्न उन उप समूह में विभाजित किया जा सके। ऑप्शन सी, जब शोधकर्ता को नमूना चुनने में आसानी हो। या ऑप्शन डी, ऐतिहासिक शोध करते समय। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है दोस्तों? देखिए, जब पूरी जनसंख्या में अलग अलग विशेषताओं वाले लोग शामिल होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं विषम या हेट्रोजीनियस, तो शोधकर्ता जो निष्पक्ष परिणाम के लिए उसे समान विशेषताओं वाले छोटे समूह या स्तर में, है ना, बांटता है, स्ट्रेटा करता है। तो इसके बाद प्रत्येक समूह में रैंडम तरीके से नमूना सैंपल चुना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका पूरा तरीके से सही है। स्ट्रेटिफाइड मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? जब जनसंख्या विषम हो एंड हेट्रोजेनस हो, तो उसे विभिन्न उपसमूहों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, यादृच्छिक आपका प्रतिचयन स्तरीकृत कब होगा? इसका चयन उपयोग कब होगा दोस्तों? हेट्रोजेनस हो, जब जनसंख्या, और उसे विभिन्न उपसमूहों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो आपका शोध करता है, जो रिसर्चर है, वो आपके निष्पक्ष परिणाम के लिए उसे समान विशेषताओं वाले छोटे समूह या आपके स्तर में बांट देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अवलोकन, जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, के माध्यम से एकत्र किया गया जो डेटा है, किस प्रकार का डेटा होता है? अवलोकन के माध्यम से जो एकत्र किया गया डेटा है, वो किस प्रकार का डेटा है? प्राथमिक डेटा है, सेकेंडरी डेटा है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, या एस्टिमेटेड डेटा है? ऑब्जर्वेशन के माध्यम से देखिए, प्राथमिक डेटा वह होता है जिसे आपका शोधकर्ता पहली बार अपने शोध के लिए सीधे स्रोत से खुद इकट्ठा करता है। ठीक है, जब आपको प्राइमरी डेटा क्या होता है? ऐसा डेटा होता है जिसे शोधकर्ता पहली बार अपने शोध के लिए सीधे खुद इकट्ठा करता है, खुद उसकी जो भी डेटा है उसको खुद जाकर के वो इकट्ठा करता है। अब देखिए यहाँ पे अवलोकन, ऑब्जर्वेशन में शोधकर्ता खुद घटना या व्यवहार को देखकर डेटा को नोट करता है। ऑब्जर्वेशन कौन करेगा दोस्तों? आपके शोधकर्ता ही करेंगे। तो यहाँ पर जो शोधकर्ता है खुद घटना या जो उसके व्यवहार है ना, उसको देख करके डेटा को नोट करता है। इसलिए ये किसके अंतर्गत आएगा? आपका डायरेक्टली आपका प्राइमरी डेटा के अंतर्गत आएगा। और दूसरे के द्वारा, है ना, दूसरे द्वारा जो पहले से एकत्रित डेटा को क्या कहते हैं? सेकेंडरी डेटा कहते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी डेटा खुद ऑब्जर्वेशन कौन करेगा दोस्तों? आपका रिसर्चर करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चनरी, प्रश्नावली। क्वेश्चनरी डेटा एकत्र करने का एक टूल है। इसमें खुले प्रश्न, जिसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस, क्या होते हैं? बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चनरी डेटा एकत्र करने का एक प्रकार का क्या है? टूल है दोस्तों। और इसमें खुले जो प्रश्न हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन हैं, वो क्या होते हैं? ऑप्शन है ऐसे प्रश्न जिनमें उत्तर हाँ या ना में देना हो। दूसरा, पूर्व निर्धारित विकल्पों में से एक चयन करना। ऑप्शन सी, उत्तरदायित्वों को अपने शब्द में विस्तृत उत्तर देने की स्वतंत्रता होती है। या ऐसे प्रश्न जो बहुत ही गोपनीय होते हैं। देखिए, क्वेश्चनरीज जो होते हैं, है ना, खुले प्रश्न जो है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस में उत्तर देने के लिए पहले से कोई विकल्प जैसे हाँ या ना तय नहीं होता है। उत्तरदाता अपनी सोच के अनुसार खुल करके अपने शब्दों में विचार से जवाब लिख सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये जो दो है ना, ए और बी, ये आपका बंद है। क्या बोलते हैं इसको? बंद, क्लोज्ड प्रश्न, है ना, बंद बंद प्रश्नों, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है ये। और बहुत गोपनीय वाली तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये ओपन है। तो ओपन एंडेड प्रश्न में उत्तरदाता को अपने शब्द में विस्तृत उत्तर देने की स्वतंत्रता होती है, क्योंकि वो ओपन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, अगला है शोध प्रबंधन, जिसको बोलते हैं हम लोग थीसिस, में बिब्लियोग्राफी कहाँ शामिल होती है? ठीक है, ऑप्शन है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन से पहले। ऑप्शन बी, शोध प्रबंधन के माध्यम में।
ऑप्शन सी शोध प्रबंध के अंत में या शोध के सारांश एब्स्ट्रैक्ट के बाद। देखिए किसी भी शोध जो आपका प्रबंध होता है, थीसिस होता है या रिसर्च पेपर के मुख्य जो पार्ट होते हैं मेन टेक्स्ट के समाप्त होने के बाद सबसे अंत में उन सभी पुस्तकों या शोध पत्र और स्रोतों की क्या दी जाती है, सूची दी जाती है दोस्तों, जिनका उपयोग शोध में किया जाता है। इसे ही संदर्भ सूची या आपको क्या बोलते हैं, बिब्लियोग्राफी कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा सही, शोध प्रबंध के आपके अंत में। मैं एक बार फिर बताता हूँ आपको, जो भी आपका रिसर्च पेपर है ना, उसके मुख्य जो आपके पेज होते हैं, मेन टेक्स्ट होता है ना, उसके समाप्त होने के बाद सबसे जो लास्ट में एंड में सभी पुस्तक या शोध पत्र जो होते हैं या जो आपके सोर्सेस हैं उसकी लिस्टिंग की जाती है, वहीं पर दी जाती है। हाँ, और इन्हीं संदर्भ सूची को ही आपका क्या कहते हैं दोस्तों, बिब्लियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एपीए शैली। इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, आपको देखने में भले ही सरल लग रहा होगा लेकिन परीक्षा में आए हुए हैं दोस्तों, इसीलिए हर एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। हम लोग सरल से जटिल की ओर पढ़ रहे हैं, है ना। पहले सामान्य क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर मध्यम लेवल के देखेंगे, फिर उच्च लेवल के देखेंगे, असर्शन कथन कारण वाले बेस्ड। तो पहले आपका क्या है, बेस स्ट्रांग होता चले। यदि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं। तो एपीए जो स्टाइल है इसका मुख्य रूप से किस विशेष क्षेत्र में किया जाता है उपयोग, भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानवीय या गणित। किसकी बात कर रहे हैं, एपीए स्टाइल का उपयोग मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है या कहाँ किया जाता है। तो देखिए एपीए मतलब होता है आपका, पहला चीज तो समझ लीजिए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन शैली का जो उपयोग है मुख्य रूप से सामाजिक विज्ञान जैसे कि आपका मनोविज्ञान हो गया, समाज शास्त्र और शिक्षा शास्त्र में संदर्भ जो आपका शिक्षा शास्त्र है ना, उसे संबंधित देने के लिए किया जाता है। मानविक की जो ह्यूमैनिटीज़ के लिए आमतौर पर क्या करेंगे, एमएलए करेंगे दोस्तों, एमएलए स्टाइल का प्रयोग करते हैं। लेकिन एपीए का स्टाइल जो है आपका सोशल साइंस के लिए किया जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। ठीक है, जो आपका एमएलए है वो वाला एमएलए नहीं है, एमएलए मत सोचिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं। ये एमएलए जो है दोस्तों, एमएलए का फुल फॉर्म क्या था दोस्तों, एमएलए जो है आपका फुल फॉर्म था इसका मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ठीक है, ये एमएलए है, ये आपका एपीए है। ठीक है, तो एपीए का बता दिया, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जिसका उपयोग सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में किया जा रहा है। जबकि एमएलए जो है आपका, जिसको मैं बोल रहा हूँ मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, ये फॉर्मेट का उपयोग मुख्य रूप से आपका आपका जो ह्यूमैनिटीज़ है ना, या लिबरल आर्ट्स होते हैं उस क्षेत्र में किया जाता है। किसमें किया जाएगा, ह्यूमैनिटीज़ वगैरह में। ठीक, और क्वेश्चंस करते चलेंगे आगे, आपको और समझ आते जाएगा। तो यहाँ पर ये बातें हो गई, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, एमएलए फॉर्मेट में ईटी और एएल का क्या अर्थ होता है। प्रश्न है यहाँ पर, एमएलए प्रारूप, ठीक है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन में ईटीएएल का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन है और अन्य एंड अदर्स, प्रकाशित किया गया पब्लिश्ड बाय, संपादित किया गया एडिटेड बाय, और आगे एंड द फॉलोइंग। देखिए ईटी और एएल जो है यहाँ पर, है ना, ईटी और एएल जो है लैटिन जो आपका वाक्यांश है ईटी, देखिए लैटिन जो वाक्यांश है ईटी और आपका एएल का संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है, मतलब इसका अर्थ क्या है, और अन्य, याद रखेंगे, और अन्य हो गया। ठीक है, और अन्य, तो यहाँ पर और यानी ऑप्शन नंबर ए तो दिख रहा है, ये सही है, पहला चीज तो इसको समझ लीजिए। जब किसी शोध पत्र के आपके पुस्तक के 3 या उससे अधिक लेखक हो, है ना, जब किसी आपका रिसर्च पेपर या आपका बुक है उसके 3 या उससे अधिक लेखक होते हैं, तो सभी का नाम लिखने के बजाय पहले लेखक के नाम के आगे क्या कर देंगे दोस्तों, आपके जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एक लेखक का नाम, जैसे रामचरण लिखा हुआ है। ठीक है, रामचरण। ठीक है, अब और भी इसके लेखक या रिसर्च किए हुए व्यक्ति इसमें हैं, तो उनके नाम के आगे क्या लिख दिया जाएगा, ETAL। ठीक है, इस प्रकार से मेंशन कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर एक शोध लेखक रिसर्च आर्टिकल का सार एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। रिसर्च आर्टिकल का जो सार है एब्स्ट्रैक्ट है वो क्या होगा यहाँ पर, पूरे शोध लेख का विस्तृत विश्लेषण, ऑप्शन बी केवल लेख में प्रयुक्त संदर्भ की सूची, लेख के अंत में दिया गया जो निष्कर्ष है वो, या फिर पूरे लेख का संक्षिप्त सारांश, ब्रीफ समरी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक शोध लेख रिसर्च आर्टिकल का जो सार है वो क्या होता है। देखिए सार एब्स्ट्रैक्ट किसी भी शोध पत्र के शुरुआत में दिया गया मतलब जो सार है वो किसी भी शोध पत्र के दिया जाने वाला एक संक्षिप्त पैराग्राफ होता है, मतलब एक शॉर्ट पैराग्राफ है
लगभग 100 से 150 से आपका 200 250 शब्दों के बीच में होता है ये पैराग्राफ। ये पूरे शोध के जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसकी जो कार्यप्रणाली है, मेथडोलॉजी है, या उसका जो मुख्य निष्कर्ष है और परिणाम का एक त्वरित ओवरव्यू प्रदान करता है। मतलब आपका संक्षिप्त में आपको पूरी जानकारी समरी बता दिया जाता है एक प्रकार से कि आपको ये शोध किस पर होता है। तो यही रिसर्च आर्टिकल है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा सही? पूरे लेख का संक्षिप्त सारांश, ब्रीफ समरी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, सार की बात कर रहा है रिसर्च आर्टिकल के, तो उसको ब्रीफ समरी होता है दोस्तों। स्टार्टिंग में दिया जाता है 150 से 250 शब्दों के बीच में, है ना, शुरुआत में ये जनरल एक संक्षिप्त पैराग्राफ है, याद रखेंगे इसको। अगला है शोध कार्य। शोध कार्य में साहित्य की चोरी जिसको बोलते हैं प्लैगियरिज्म की जांच के लिए उपयोग किया जाने वाला एक लोकप्रिय सॉफ्टवेयर कौन सा है? प्लैगियरिज्म में आपको बताया था साहित्य की चोरी करने वाले को जो आपके चोरी करना क्या कहलाता है? प्लैगियरिज्म कहलाता है। और इसकी जांच के लिए उपयोग की जाने वाली जो एक लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है वह कौन सा है? SPSS, टर्निटिन, जोटेरो या MS एक्सेल? तो MS एक्सेल तो नहीं होगा, यहीं पर ही समझ में आ गया पहला चीज़। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 2 ऑप्शन तो आपको वहीं पर ही आप डिटेक्ट करके कैंसिल आउट कर सकते हैं। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। देखिए, टर्निटिन जो है दुनिया भर में जो साहित्यिक चोरी जिसको बोलते हैं प्लैगियरिज्म, इसका पता लगाने के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर है। कौन सा? आपका टर्निटिन। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। टर्निटिन का उपयोग किस लिए कर रहे हैं? आपका प्लैगियरिज्म के लिए कर रहे हैं। जबकि SPSS किस लिए कर रहे हैं दोस्तों? तो SPSS का उपयोग जो है एक प्रकार से सॉफ्टवेयर है, ये सांख्यिकी विश्लेषण के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाएगा? आपका सांख्यिकी विश्लेषण। ठीक है, सांख्यिकी विश्लेषण के लिए किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों। जबकि जोटेरो के भी देख लेते हैं। जोटेरो जो है, जोटेरो इसके आपका रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए किया जाता है ना? किस लिए किया जाएगा? प्रबंधन के लिए किया जाएगा, रेफरेंस मैनेजमेंट, है ना, संदर्भ आपका प्रबंधन। ठीक है, संदर्भ प्रबंधन, रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए किया जाएगा ये। ठीक है, और MS एक्सेल आपको पता है कि ये जो डेटा होते हैं उसकी प्रविष्टि के लिए किया जाता है मुख्य रूप से। तो टर्निटिन को याद रखना है कि प्लैगियरिज्म होता है साहित्य की चोरी, उसके लिए जांच करने वाला एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। SPSS आपका सांख्यिकी विश्लेषण के लिए यूज किया जाता है ना, डेटा को एनालाइज करने के लिए। और जोटेरो जो है आपका, ये आपका रेफरेंस मैनेजमेंट, संदर्भ प्रबंधन के लिए किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर है यूज। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पर। शोध गंगा, शोध गंगा है ना, आकाश गंगा नहीं है, मिल्की वे नहीं है, ये शोध गंगा है। ठीक है, तो ये क्या होता है? भारतीय शोध प्रबंधन अर्थात थीसिस का एक डिजिटल भंडार, रेस्पोजिटरी होता है। भारतीय शोध प्रबंधन जो होते हैं आपका भारतीय, है ना, इंडियन जो थीसिस है उसका डिजिटल भंडार, रिपोजिटरी होता है, रिपोजिटरी, या साहित्य की चोरी प्लैगियरिज्म जांचने का एक सॉफ्टवेयर? तो ये तो नहीं है दोस्तों। ऑप्शन सी, अनुसंधान डेटा विश्लेषण के लिए एक उपकरण है क्या? तो ये अनुसंधान डेटा विश्लेषण का उपकरण कौन सा होता है? आपका SPSS हो गया। ऑनलाइन पत्रिकार, जर्नल्स को खोजने का सर्च इंजन? ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है दोस्तों, जहां भारतीय शोध प्रबंधन जो होते हैं उसका एक डिजिटल भंडार रखते हैं। शोध गंगा जो है भारत के जो आपका इन्फ्लीबेनेट है ना, क्या चीज़? INFLIBNET, इन्फ्लीबेनेट केंद्र द्वारा संचालित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आपको सभी को पता है, केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया या संचालित किया जाता है आपका प्लेटफॉर्म है डिजिटल। यहाँ भारत के जो विभिन्न जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे जमा किए गए PhD शोध प्रबंध, जैसे कि आपका थीसिस और डिसर्टेशंस होते हैं, है ना, उनको इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जाता है ताकि छात्र और शोधकर्ता उन्हें आसानी से पढ़ सके। तो शोध का क्या है? सभी थीसिस का एक प्रकार का डिजिटल भंडार का रिकॉर्ड रखता है दोस्तों। ठीक है, तो शोध गंगा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपका भारतीय शोध प्रबंध थीसिस का आपका डिजिटल भंडार है। नेक्स्ट है संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर। ठीक है, संदर्भ प्रबंधन, रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? गूगल एनालिटिक, MS पॉइंट, पावर पॉइंट? तो नहीं होगा। एडोब फोटोशॉप आप जानते हैं, इसको आप सभी यूज करते हैं। मेंडले, सही उत्तर है इसका मेंडले ही दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स भी नहीं होगा। मेंडले जो है एक निःशुल्क संदर्भ प्रबंधन उपकरण, रेफरेंस मैनेजर है, जो शोधकर्ताओं को अपने शोध पत्र, संदर्भ और उसके जो ग्रंथ सूची जिसको बोल रहे हैं बिब्लियोग्राफी को व्यवस्थित करने और जो साइट करने में, है ना, साइट खोजने में मदद करता है। उससे उससे आपका क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है ना, जो प्रबंध जो मेंडले है ना, मेंडले एक प्रकार का क्या हो जाएगा इसमें संबंध, आपका संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर कहलाएगा। एक और एग्जांपल अभी आपको थोड़ी देर ही बताया था मैं पहले, जोटेरो। जोटेरो भी आपका क्या काम करता है दोस्तों? रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का ही काम करता है। तो मेंडले हो गया, प्लस आपका क्या याद रखना है, नाम दो, जोटेरो। किसके काम आएगा? रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है ये दोस्तों।
ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अनुसंधान डेटा का विश्लेषण, जिसको बोलते हैं डेटा एनालिसिस। इसके लिए उपयोग किया जाने वाला जो एक लोकप्रिय सॉफ्टवेयर कौन सा है डेटा एनालिसिस के लिए? मैं अभी आपको बताया था ऑप्शन नंबर सी, SPSS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस। ठीक है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस। ये बहुत ही ज़्यादा ना मतलब लोकप्रिय, बहुत आपका ट्रेंडिंग में रहता है, मतलब लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। अत्यंत लोकप्रिय सॉफ्टवेयर एक प्रकार का, जिसका उपयोग शोध में जो आपका जो सांख्यिकी है ना, डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा जो है उसके एनालाइज के लिए, या जटिल गणनाओं, या आपका जो डेटा हो गया डेटा मॉडलिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। बाकी आप MS वर्ड आप जानते हैं, एक्रोबॉट रीडर भी जानते हैं, गूगल डॉक्स भी जानते हैं। ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों, है ना। MS वर्ड जो है एक्रोबॉट रीडर, और गूगल डॉक्स जो है आपका डॉक्यूमेंट, जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसको लिखने के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर थ्री देख ले, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। अनुसंधान में नैतिकता, जिसको बोलते हैं रिसर्च एथिक्स, इसका अर्थ क्या होता है? रिसर्च एथिक्स का जितने हो सके उतने शोध पत्र पेपर प्रकाशित करना, डेटा संग्रह, विश्लेषण और प्रकाशन में सत्यता और ईमानदारी के मानदंडों का पालन करना, अपनी पसंद के परिणाम प्राप्त करने के लिए डेटा में हेरफेर करना, ठीक है, या फिर दूसरों के शोध लेखों के बिना उद्धृत जो साइट किए अपने नाम में प्रकाशित करना। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है रिसर्च एथिक्स में, है ना, अनुसंधान में नैतिकता का क्या अर्थ होता है? जो शोध नैतिकता है, रिसर्च एथिक्स है, उन नैतिक सिद्धांतों और नियमों को दर्शाता है जो एक शोधकर्ता को पूरी ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित करता है। जो आपका शोध नैतिकता है वो सभी नैतिक सिद्धांतों और नियमों को दर्शाता है जो आपके शोधकर्ता को पूरी ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, इसके तहत आपका डेटा में जो हेर फेर ना करना, और साथ ही साथ ये जो साहित्यिक चोरी लिखा ना करना और ईमानदारी से निष्कर्ष करना क्या होता है, शामिल होता है दोस्तों। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो गया, बी सही है दोस्तों। ठीक है, जहाँ डेटा का संग्रह, विश्लेषण और प्रकाशन में सत्यता और ईमानदारी के मानदंडों को पालन करना होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। डेटा फैब्रिकेशन, डेटा फैब्रिकेशन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है प्रकाशित साहित्य का उपयोग करते समय संदर्भ सिटेशन देना, दूसरे के डेटा को अपने शोध में कॉपी करना, डेटा या परिणामों का आविष्कार करना और उन्हें दर्ज करना या रिपोर्ट करना, या डेटा का विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करना। देखिए मैं आपको बताया था शोध में डेटा फैब्रिकेशन जो है एक गंभीर नैतिक उल्लंघन है। मतलब कि जो शोधकर्ता वास्तविक रूप से कोई प्रयोग या सर्वेक्षण किए बिना ही अपनी मर्जी के जो झूठे आंकड़े डेटा डाल देता है या जानकारी या रिजल्ट डाल देता है मनगढ़ंत रूप से, है ना, और अपनी रिपोर्ट में उसको मतलब अपने आविष्कार में उसको शामिल कर देगा, रिसर्च में शामिल कर देगा और रिपोर्ट में भी शामिल कर देगा, तो ये एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, डेटा फैब्रिकेशन कहलाता है। तो डेटा या परिणामों का आविष्कार करना, उन्हें दर्ज करना या रिपोर्ट करना ही क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी सही है, फैब्रिकेशन, है ना, कि गलत जानकारी को वहाँ पे जबरदस्ती का मनगढ़ंत रूप से डाल दे रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अनुसंधान में सहमति पत्र, जिसको बोलते हैं इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म का उपयोग क्यों दिखाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, सहमति पत्र मानव विषयों, प्रतिभागियों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए। ऑप्शन बी साहित्य की चोरी, प्लेगरिज्म को रोकने के लिए। ऑप्शन सी शोध प्रबंधन थीसिस को स्वरूपित फॉर्मेट करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रश्न है इन्फॉर्म कंसेंट आपका फॉर्म, जिसको बोलते हैं सहमति पत्र। क्या होता है, जब शोध में जो मनुष्य है ना, इसमें शामिल करते हैं लोगों को, तो सहमति पत्र जो है इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म के जरिए उन्हें शोध के जो उद्देश्य हैं, उसके जो जोखिम है और उनके जो अधिकारों की पूरी जानकारी यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, उनकी जो लिखित सहमति मिलने के बाद भी उन्हें शोध का क्या हिस्सा बनाया जाता है, ताकि उनकी जो सुरक्षा, गोपनीयता और उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। तो यहाँ पे कंसेंट फॉर्म भरना पड़ता है, सहमति पत्र तभी भरेगा दोस्तों जब लिखित सहमति मिलने के बाद ही शोध का हिस्सा उनको बनाया जाएगा। मतलब क्यों जरूरी है यहाँ पे, उनकी सुरक्षा, उनकी जो आपकी गोपनीयता है, उनके जो अधिकारों की रक्षा हो सके। कहने का मतलब है जो आपका इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म जो है, ये मतलब सूची सहमति पत्र जो है एक प्रकार का कानूनी और आपका नैतिक दस्तावेज है। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से शोध की जो पूरी जानकारी होने के बाद उसमें भाग ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है ना, मतलब जो उसको जो शोध कर रहा है उसकी पूरी उसको जानकारी है, उसके बाद ही इसमें आपको पार्टिसिपेंट है। तो सहमति तभी दे रहा है दोस्तों जब उसमें उसका इंटरेस्ट है या उस विषय में वो शोध करना चाहता है, तभी वो पार्टिसिपेट कर रहा है, और इसमें उसकी गोपनीयता भी बनी रहती है दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होना चाहिए, ए। ठीक है,
मानव विषयों प्रतिभागों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। ठीक है, इन्फॉर्म कॉन्सेप्ट फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, पैराग्राफ में होता नहीं है, शोध प्रबंध थीसिस के सॉलिड फॉर्मेट के लिए भी नहीं, इंसेंट कॉन्सेप्ट फॉर्म में आपको मानव विषय प्रतिभागियों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए इसको भरवाया जाता है या उपयोग किया जाता है। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे और हमारी जो दी गई जानकारी है वो आपको अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक ज़रूर से करेंगे दोस्तों। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, एक लाइक से मनोबल बढ़ता है। अच्छा लगे और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि वो भी हमसे जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। ठीक है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लोग महंगी कोचिंग नहीं जा सकते, है ना, तो और जो लोग साथ ही साथ कुछ लोग काम में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, वर्क कर रहे हैं, या दूर दराज रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं, उन लोग तक ये वीडियो ज़रूर से पहुँचाइए। उन लोग को भी ये जानकारी दीजिए कि वो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ करके अपनी तैयारी और बेहतर करें। ठीक है, क्योंकि ज्ञान ऐसा चीज़ है जो कि आप रोक नहीं सकते, तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सकता है फैलाइए उसे, है ना। क्या पता हो सकता है ज़रूरतमंद को आप हमारी जानकारी दे दें तो उनका भविष्य बन जाए। और जो आगे बढ़ेगा, जिसमें जो दक्षता रहेगी, कैपेबिलिटी रहेगी, जो आपका जिसमें क्वालिटी रहेगी, वो आगे तो निकल ही जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, है ना। तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक, है ना। और एक बार फिर बता देता हूँ, जो लोग अपना समय बता करके PDF नोट्स बाय करना चाहते हैं, लिखना नहीं चाहते हैं, जो लोग PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो व्हाट्सअप करेंगे और PDF को बाय कर सकते हैं 8962530503 में व्हाट्सअप करके, है ना। वैसे भी अब आपके पास एटलीस्ट मैं यहाँ पे कहूँगा 60 डेज़ ही बचे हुए हैं, 60 डेज़ बचे हुए हैं। हमारा टारगेट है कि 10 सितंबर तक आपका यहाँ पर कोर्स पूरा कंप्लीट करा दें, और उसके बाद जो आपके टेस्ट हैं और मैराथन क्लासेस हैं वो चलेंगी, टेस्ट पेपर दिया जाएगा। जो लोग भी PDF ले रहे हैं अभी, है ना, उनको यहाँ पे 5 टेस्ट पेपर भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 5 टेस्ट पेपर आपका फुल लेंथ रहेगा आपके पूरे सिलेबस के अनुसार, ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर सकें कि आपका जो नॉलेज है, आपने कितना सीखा है, कितना आपसे बन रहा है। ठीक है, तो ये 5 टेस्ट पेपर भी आप लोगों को दिया जाएगा और 1 लाइनर भी दिया जाएगा परीक्षा के पहले। ये तैयार हो रहा है अभी 1 लाइनर, ये भी आपके सिलेबस के अनुसार रहेगा ताकि आपको रिवीजन में सहूलियत हो सके। ठीक है, तो जिन्हें भी टेस्ट पेपर लेना होगा वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8962530503। ठीक है, PDF नोट्स के लिए इसमें आप लोग मैसेज करेंगे दोस्तों। चलिए, तो यही आपको जानकारी देना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।